नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस का पेपर हुआ था कल यानी 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को जो पेपर हुआ उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। केवल हम ईवीएस का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है। आप अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो 61 में क्या कह रहा है वो, 61 में कह रहा है काम करने वाली, कथन दे रखा है यहाँ पर पहले, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनेगा ना ही शहद इकट्ठा होगा। तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि जो काम करेगा उसके कारण ही तो छत्ता बनेगा और शहद भी इकट्ठा होगा। तो ये सही है बिल्कुल। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती है। नर मक्खी बहुत छत्ते के लिए बहुत खास काम नहीं करती, खास काम करती है मादा मक्खी जो कि अंडे देती है, अंडे से मक्खियाँ बनती हैं। तो ध्यान रखना है कि मादा मक्खी बहुत खास होती है, ना कि नर होता है। नर एक आध मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, मादा नहीं मरनी चाहिए भाई। तो इसका पहला वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 62। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के लिए भोजन थीम को समझाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त नहीं होगा कौन सा है, देखो। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिले, अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा उत्तर है ये। बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाने के लिए प्रेरित करें। ये सबसे घटिया प्रश्न है, क्योंकि इसमें केवल बच्चे को याद होगा तो वो चित्र बनाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बच्चों से अपना चित्र बनाने के लिए कहें और चित्र में मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बताने को कहें। ये भी सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ेगी। और शिक्षक यह कोशिश करे कि बच्चे खुद से विचार बताएं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दूसरा वाला सबसे घटिया आंसर है और यही वाला इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 62 का दूसरा लगा लीजिए। आगे चलते प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, हाँ जी आ गए। ये रिश्तेदार हैं, एक्चुअली ये जो हैं ये रिश्तेदार हैं, और इसके लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है कि स्लॉथ जो है वो सीबीएसई वालों का रिश्तेदार। ये यहाँ से पेपर ना बने तो भाई साहब स्लॉथ के अगर ये क्वेश्चन ना आए तो इनका पता ना क्यों पेट में दर्द होने लगता है। कथन क्या है, स्लॉथ दिन में करीब 20 घंटे सोता है, बिल्कुल सोता है। सबसे आलसी, दुनिया का सबसे आलसी है ये। दुनिया में सबसे कोई आलसी है तो वो है स्लॉथ। पूरे भैया 20 घंटे सोता रहता है। 8 दिन में, ये 8 दिन में भाई साहब एक बार नीचे आता पेड़ से, बाकी पेड़ के ऊपर ही लटका रहेगा। और करीब 40 साल की ज़िंदगी जीता है, 40 साल की ज़िंदगी जीता। अब आगे के लिख रखा है, लगभग जीवन के 20 वर्ष अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 5 पेड़ों तक घूम पाता है। तो यही गलत है ना। पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तो ये वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चले। प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास, ओहो 64। इसमें क्या करा है, इसमें भाषाओं को शुमेल करवा रहा है। क्या करवा रहा है, भाषाओं को शुमेल करवा रहा है। तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब देखिए कौन सी भाषा कहाँ मिलती है। अगर हम मलयालम की बात करें तो मलयालम कहाँ बोली जाएगी बताओ, केरला में बोली जाती है। तो इसको केरला से मिलाओ, है ना। जो मलयालम जो है वो कहाँ बोली जाएगी, केरला में बोली जाएगी। तो इसको करते हैं केरला। और कौण की कहाँ बोली जाती है, कौण की बोली जाती है गोवा में। कौण की कहाँ बोली जाएगी, गोवा में बोली जाएगी। मराठी कहाँ बोली जाएगी, महाराष्ट्र में बोली जाएगी। ठीक है जी। गुजराती कहाँ बोली जाएगी, गुजराती बोली जाएगी गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है बताओ। अब कन्नड़ की बात की जाए तो कन्नड़ बोली जाएगी आपकी झारखंड में। और कुड़ुक भाषा बोली जाती है कर्नाटका में, ध्यान रखना है। कुड़ुक भाषा नहीं, कुड़ुक झारखंड में बोली जाती है, कुरुकुट झारखंड में बोली जाएगी, और कन्नड़ बोली जाएगी फिर कर्नाटका में, कन्नड़ कर्नाटका में। तो टोटल मिलाकर यह है कि पहले का दूसरा होना चाहिए। पहले का दूसरा किस में है, चौथे वाले में है। तो मुझे लगता है ये वाला उत्तर सोचेगा, दूसरे का पहला होना चाहिए, तीसरे का पाँचवें। बिल्कुल सही है, चौथा वाला उत्तर इसका सही है। फोर्थ वाला उत्तर लगा के आना, ये वाला सही है। आगे चलते प्रश्न संख्या 65। 65 क्या है, 65 कह रहा है वो समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत बच्चे भी अपने अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चों की भाषा और उनके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। बहुत बढ़िया है, एकदम कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि जी हमारा ऐसा तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है ना। अगला क्या है, बच्चे का स्थानीय परिवेश, बच्चे का स्थानीय परिवेश, बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक एवं प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक व सांस्कृतिक
प्रवेश भी स्थायी होता है। तो ये दोनों ही सही हैं और दोनों में रिलेशन भी है, तो दोनों सही और दोनों में रिलेशन भी है, तो एकदम सही बात हो रही है भाई, दोनों सही है और दोनों कारण सही है, तो तीसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा आ गया, प्रश्न संख्या है 66। 66 का कौन सा उत्तर सही है देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कोशिका के केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। बिल्कुल सही है ना, क्या कहलाती है, संरचना क्या कहलाएगी, केंद्रक कहलाएगी। दूसरा कह रहा है केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों में रिलेशन कोई नहीं है, हम बता रहे हैं रिलेशन कोई नहीं है। स्पष्टीकरण है कि उन्होंने केंद्रक के बारे में नहीं कहा, उन्होंने फिर किसके बारे में कहा है, कोशिका द्रव्य के बारे में कहा है। तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो इसका चौथा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, चौथे वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगला चलते, प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास 67। 67 में देखो क्या कह रहा है, 67 में कह रहा है वो कि जानवर जिसके कान दिखाई देते हैं उसके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, जिनके कान होते हैं जैसे इंसानों की तरह कान होते हैं, जिन्हें कान पकड़ सकते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। जानवर जिसके कान दिखाई नहीं देते, जिसके शरीर पर बाल नहीं होते, वह अंडे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अंडे कौन देता है, अंडे तो पंक्षी भी देते हैं, लेकिन पंक्षी के तो सिर पर बाल होते हैं, तो बाल नहीं होते, तो ये गलत दिख रहा है ना सभी सबको। अब इसमें तो सोचने वाली बात है कोई, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा क्या है, गलत है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या कौन सा है 68। 68 का कौन सा देखो, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन में बच्चों को स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए, है ना, अध्ययन पढ़ा रहा है वो, पर्यावरण अध्ययन करा रहा है, तो उनकी गतिविधियों में स्थानीय जो संदर्भ हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। स्थानीय कहते हैं लोकल के जो संदर्भ होते हैं, जैसे कहीं का एग्जाम्पल दे दिया, कुछ चीज़ें होगी तो उनको शामिल उसे करना चाहिए, ये ध्यान रखना है उसे। कौन सा होगा, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही है, या स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में हो। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षक के लिए सुविधा का अनुसार है, ये भी जरूरी नहीं है। स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय का अनुशासन, तो हमारा पहला वाला उत्तर इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है, प्रश्न संख्या 69। 69 में क्या है, क्या कह रहा है ये कह रहा है भैया किसी बड़ी पैमाने पर किसी बड़े शहर के मानचित्र को नीचे पैमाने पर दर्शाया गया है, जहाँ पर पैमाना 1 सेंटीमीटर में 845 मीटर है। 1 सेंटीमीटर में क्या है, 845 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर और 845 मीटर ध्यान रखना है। इस मानचित्र में किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी है 13.7 सेंटीमीटर, तो वास्तविक दूरी क्या होगी भैया, भाई इतना इजी क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं, इसका मैं आंसर बताऊंगा नहीं, समझ लो। इसका क्या करना है, गुना है, मतलब तो 1 के बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर 845 मीटर, तो 13.7 सेंटीमीटर के बराबर गुणा कर दो यार, 845 का आंसर आ जाएगा। कैसे, तुम भी बताओ क्या बात करते हो यार, मतलब ज़्यादा इजी दे दिया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70। 70 का कौन सा है, 70 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। प्राथमिक स्तर है पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं, दूसरा है दांडी यात्रा और बाष्पीकरण की अवस्थाएं, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती है, पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा। तो प्रारंभिक स्तर है, बच्चे का बुद्धि स्तर हमें देखना है, बच्चे का बुद्धि स्तर कौन सा है, तो हम इसमें अवधारणा कौन कौन सी सिखा सकते बच्चे को, पानी के प्रयोग, घुलनशील वस्तुएं, दांडी यात्रा और बाष्पीकरण की अवस्था ये नहीं सिखा सकते, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, है ना। तो पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में कौन सा प्रकरण चर्चा करने, अनुभव साझा करने के लिए, अनुभव बच्चा क्या साझा करेगा, अनुभव इसका दांडी यात्रा का कर सकता है, गांधी जी के साथ गया था बच्चा, नहीं गया था ना। घुलनशील वस्तुओं के बारे में चर्चा करेगा, छोटा बच्चा भाई प्राथमिक स्तर पर नहीं करेगा। पानी के प्रयोग का घनत्व की धारणा समझ लेगा बच्चा, तो तीसरा उत्तर इसका एकदम सही है, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, बच्चे को पता है ना, इसको वो समझ सकता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास 71 है। 71 में क्या कह रहा है, आगे फटाफट से लगा लेते हैं।
71 का कह रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की जो दूरी है वो 792 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, कितनी दूर है वो। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल क्या होगी। अब भैया देखो, ये जो क्वेश्चन है क्या करना है आपको, 11 किलोमीटर, तो किलोमीटर को इसमें मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। पहले तो आप इसे बदल लो किलोमीटर को मीटर में। जब किलोमीटर को मीटर में बदल जाएगा तो उसके बाद आपको जो 11 घंटे उसको बदल लेना है सेकंड में, ठीक है। मीटर बटे सेकंड का कर देना भाग और आसानी से निकल आएगा उत्तर 71 का। करके देख लो क्या उत्तर है। जो मेरे हिसाब से आ रहा है उसका उत्तर होना चाहिए चौथा। बाकी आप करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है और ये टाइम जो घंटों में दे रखा है उसको सेकंड में बदलना है, दोनों का भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 72 पर। 72 क्या कह रहा है, बच्चों को स्थानीय वस्तुओं का एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिसे कक्षा में प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। अगला कह रहा है वो, अगला क्या कह रहा है कि जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास की जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे तथा उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों कथन सही हैं, है ना, दोनों कथन सही हैं और दोनों में रिलेशन की बात थोड़ी तो लग रही है मुझे, लेकिन लग रही है और नहीं लग रही है, इसमें भी तो कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को, नहीं हो सकता, बताओ। तो दोनों सही हैं और दोनों में क्या है कि एक कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, तीसरे वाला उत्तर लगा लो, एकदम सही बैठेगा। एनसीईआरटी का आंसर की में देख लेना, है ना, मैंने दिमाग लगाया अपना पूरा 100%। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मापदंड जिला राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हित धारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं या शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेंगे। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मापदंड, है ना, इन सभी को सूचना देते हैं तो सीखने के प्रतिफल और दक्षता, सीखने के विशिष्ट उद्देश्य और सीखने के उद्देश्य। बताओ क्या है इसका सही आंसर, बता दो, मैं बता दूं क्या है। सीखने के उद्देश्य क्या है, सीखने के उद्देश्य क्या है हमारे, ये बहुत ज़रूरी है और इसी की जो आकलन के मापदंड हैं वो इनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, उसे क्या आपको स्कूल में सिखाना है, ये सारी चीज़ें आपको करानी है। 74 का आंसर देख लेते हैं फटाफट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए। परिवार एवं मित्र, परिवार के बदलते स्वरूप के कारण, परिवार में बदलाव, समाज एक परिवार के रूप में, पारिवारिक समाज एक परिवार के रूप में, क्योंकि समाज जो होता है वो परिवारों से मिलकर बना होता है और परिवार समाज की एक इकाई होता है। तो हम इसका जो उत्तर लगाने वाले हैं वो आपको पता है कौन सा लगाने वाले हैं, तीसरा लगाने वाले हैं। अगला चलते प्रश्न संख्या में चलेंगे, कौन सा है 75। देखते क्या कह रहा है ये, बहुत बड़ा सा दे रखा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन के लिए एक आपको लाइक तो बनता ही है भैया। वीडियो देख रहे हो कम से कम एक लाइक कर दिया करो। क्या जा रहा है ऊपर उंगली दबाने में, क्या जा रहा है बताओ, मुझे बताओ, कुछ जा रहा है। यह कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जा सकता है, प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को और अंकित करती है, किस सिद्धांत को बताती है कि बच्चा जो बाहर सीख रहा है वो वहाँ से प्रश्न लेके आएगा और आपको उसको सॉल्व करवाना है ना। तो कौन से को बताती है। अब देखो बाहर क्या देखे उन्होंने, एग्जाम्पल देखे और उन्हें एग्जाम्पल के अंदर जाके क्या बनाएंगे हम, डेफिनेशन बनाएंगे। पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन, है ना। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, चौथा वाला इसका एकदम उत्तर सही है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा, है ना। जो उसकी शंका है, जो उसके क्वेश्चन है उनको उत्तर वो से मिलेंगे, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं हो गया, सिंपल सा आंसर है। 76 की बात कर लें, 76 का अब देखो 76 में कौन सा है कि बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थिति होगी। अब बिहार कहाँ है भैया, बिहार देखो ये है भारत का नक्शा, बिहार यहाँ है और इसके बाद में वो पूछ रहा है पंजाब हो गया इधर, पंजाब इधर है, इधर साइड में ऊपर है, थोड़ा ऊपर, और केरल होगा, केरल इधर साइड में। तो ये देखो ऐसे करके मैप बनाओ, ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला साउथ हो गया और ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, है ना। तो ये वाला तो इधर गया, नॉर्थ और वेस्ट में गया,
तो नॉर्थ और वेस्ट की हम बात करें अगर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम होगा, चाहिए जी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अच्छा अब देखो केरला, केरला कहाँ है, केरला है हमारा पश्चिम भी आएगा उसमें, है दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण और पूर्व, पूर्व में तो होगा, दक्षिण में भी होगा, तो दक्षिण तो हो गया उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर का होता पूर्व और पूर्व का होता पश्चिम, पूर्व का होगा पश्चिम। तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते भाई, ये दोनों एक ही में जाएंगे, जिसमें उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। तो दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही है, 76 का सेकंड वाला, दूसरा वाला उत्तर सही लगाना है आपको। चलिए आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, प्रश्न संख्या 77। 77 में क्या करा है, अगर अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। बहुत बढ़िया भैया। अगर इतिहास को देखा जाए तो इस बात एकदम सही है कि जो वहाँ के लोकल होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो उसकी विरासत को संभाल के रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला कह रहा है इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न होते जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख और केरल, ये भी सही है, दोनों सही है और दोनों में रिलेशन भी है। तीसरा उत्तर लगा लो फटाफट से। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 78। क्या कह रहा है 78, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है और वो अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चे के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। जैसे अब भूमिका निर्वहन का मतलब क्या है, जल वाष्पीकरण, बीजों का अंकुरण वाला, या फिर होगा आपका एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज 2 बाल्टी पानी लाना होता है। अगला है पदार्थों की घुलनशीलता, और पढ़ाना क्या जाता है, वो पढ़ाना चाहता है अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। तो भैया बीजों का अंकुरण वाला दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सटीक बैठेगा, ध्यान रखना है ना, दूसरा वाला उत्तर सही लगा लेते। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 79। 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सार्थकता क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सार्थकता क्या है, निम्न में से उपयुक्त में सही करिए। यह बाल केंद्रित होनी चाहिए, ऑब्वियसली बाल केंद्रित, भाई ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो जिनमें ए नहीं है वो तो अपने आप ही कट जाएगा, चौथे को हटा दो यहाँ से, चौथा उत्तर इसका कभी सही नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। चौथा जो उत्तर है वो कभी सही नहीं हो सकता है ना। तो एक तो गया हमारा काम से, दूसरा चौथे में ए नहीं है ना, इस वजह से। इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है। इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना। तो पढ़ाने का मतलब हो गया जी बच्चे को पढ़ाना, तो सही बात है, चलो बच्चे को पढ़ाना मान लेते हैं कि इसका केंद्र बिंदु है बच्चे को पढ़ाना, ठीक है जी। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके पर्यावरण अनुभव भी कराती है। इसका उद्देश्य बच्चों की सकारात्मक प्रवृत्ति और समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना होता है। तो इसमें भैया ये वाला हो गया है ना, और बी वाला केंद्र हो गया, सी वाला भी हो गया और डी वाला भी हो गया, सब लग रहा है। अब इसमें से आपको सबसे जो बेकार आंसर है उसको करना है एलिमिनेट प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर जो है हम कौन सा वाला एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करेंगे डी वाला, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति समस्या समाधान कौशल मूल्यों का विकास करना इस उम्र पर नहीं होता है, इसीलिए ए बी सी वाला यानी तीसरा उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा ना, बच्चे घूम जाते हैं, तीसरा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या को देख लेते हैं। 80 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज और उसके सूखे पत्तों को अलग किया जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है, मतलब सीबीएसई एकदम उखाड़ देती है भाई, रोए उखाड़ देती है ना। तो इसका कुरीगे नहीं होगा भाई, चाकू भी नहीं होगा, खुंटी भी नहीं, खुंटी पे तो कपड़े टांगते हमारे यहाँ। तो इसका होगा इलीगे। चौथा उत्तर लगा लो, चौथा एकदम सही है, इलीगे। एंड ना ईवीएस में देखा मैंने, कहाँ देखा, ईवीएस में देखा, तो इलीगे वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है प्रश्न संख्या 81। 81 की बात कर रहे हैं, तो 81 में क्या पूछ रहा है फटाफट से जान लो कि क्या कह रहा है वो। 81 में कह रहा है कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने के लिए काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों की इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन के उपकरण या उपकरणों का उपयोग किया होगा। किस उपकरण का उपयोग किया होगा, चेकलिस्ट और उपलब्धि परीक्षण, कार्यपत्रक, उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यात्मक अभिलेख या
पोर्टफोलियो। तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया होगा, है ना। क्यों किया होगा? क्योंकि वो टीचर ने देखा होगा कि भाई तू काम बहुत अच्छा करता है, तू इस काम को कर ले। तो करता है बच्चे को, टीचर को पहले से पता है कि उसकी क्लास में कौन कौन सा बच्चा है, उसी हिसाब से काम बांटा गया होगा यार। पोर्टफोलियो कहते हैं बच्चे की जो प्रारंभिक उपलब्धि होती है, बच्चा जो पहले से जानता है, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। टीचर को वो चीज़ें पता होती हैं। आगे देखो, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवाई बनाई जाती है। बताइए मैं कौन हूँ? उसमें से सही आंसर सुनो। हे भगवान, ये भी इनका रिश्तेदार है, खेजड़ी का पेड़। ये खेजड़ी के पेड़ के ना पीछे पड़े रहते हैं। भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत ही बेहतरीन एकदम उत्तर दिया। देखो अब क्या है इसमें 83 का। देखो 83 की बात करते हैं। 83 का कौन सा है? यूरिया अकार्बनिक उर्वरक है। यूरिया अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक कैसे कहते हैं? अकार्बनिक उसे कहते हैं जो सिंथेटिक बनाए जाते हैं लैब के अंदर, तो उनको अकार्बनिक कहा जाता है। अब गाय का गोबर कैसा होगा? गाय का गोबर तो जाहिर सी बात है कार्बनिक होगा, है ना। रिक्त स्थान भरिए। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है गोंद प्राकृतिक आसंजक है और ये कृत्रिमिक आसंजक है। तो कृत्रिमिक कौन सा हो जाएगा बताओ? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा इसका, देखो, गाय का गोबर खाद है, गोंद प्राकृतिक है, रबड़ कृत्रिमिक, आसंजक, आसंजक कहते हैं जो चीज़ें जोड़ने के लिए काम आता है। तो कृत्रिमिक फेविकॉल, फेविकॉल सही हो जाएगा। खाद वाला सही हो जाएगा, यहाँ जैविक खाद वाला सही हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ फेविकॉल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ये गाय का गोबर जो है वो उर्वरक नहीं होता है, उर्वरक फर्टिलाइजर को कहते हैं, तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ फेविकॉल सही है भाई, पहला वाला सही है। इसका पहला उत्तर एकदम सही है, ध्यान रहिए, पहला वाला उत्तर एकदम सही लग जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 84। 84 में क्या कह रहा है? देखो 84 में कह रहा है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग और उनके वास्तविक अनुभवों पर आधारित हैं। बिल्कुल आधारित हैं। जैसे सपेरा वाला है ना, कालवेलिया नागिन, तो वो वाला भी हमारा है। बहुत बढ़िया, हमने कई पढ़े हैं। और एक वो कहानी है जो आम के अचार बनाने के लिए जाते हैं, है ना, वो भी है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोगों ने वास्तविक अनुभवों को शामिल क्यों किया है? क्यों करेगा भाई? बच्चे वास्तविक लोगों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, ये बात सही है। कथन ए वाला हमारा सही हो सकता है कि बच्चे जो है वो आसानी से जोड़ लेते हैं। दूसरा क्या है? पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभवों को शामिल करने उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है, ये भी सही है। बी वाला भी हमारा सही हो सकता है। यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में और पाठ्यपुस्तकों में ही हो सकता है, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। वास्तविक लोगों ने, बहुत बढ़िया। ए बी डी किस में है? ए बी डी सही है, ए बी डी सही है। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? प्रश्न संख्या 85। 85 का करेंगे भैया क्या? अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं होती हैं। बहुत बढ़िया कविता होती है, हमने पढ़ी हैं, बहुत पढ़ी हैं, है ना। शिक्षकों को सभी बच्चों से कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविता लिखने मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया का कौशल का विकास है? कविता लिखना किसका होगा? पेशीय कौशल होगा। पेशीय कौशल राइटिंग से होता है ना। अभिसारी कौशल होगा, अधिगम कौशल होगा, या रचनात्मक अभिव्यक्ति होगी। तो चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 85 का लगा लो चौथा फटाफट से। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 86। ओके। मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देता हूँ। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बने होते हैं। बताइए मैं कौन हूँ? सही उत्तर चुनो। तो भारतीय पक्षी हूँ, पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देता है। पत्थरों के बीच खाली जगह में क्या देता है? अंडे देता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कठफोड़वा या वुड पिकर इसका सही उत्तर है पहले वाला। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं हम 87। एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली राजधानी से ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंच गया। ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 17 बजे रवाना हुई थी और सुबह नहीं होती, 17 तो होती है शाम को 5 बजे तो रवाना हुई, और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की दूरी और इतने किलोमीटर, तो यात्रा के दौरान औसत गति क्या थी? पहले हमें समय निकालना पड़ेगा।
पहले आपको क्या करना है, समय निकालना है। समय निकालने के बाद क्या करना है, उसकी औसत गति निकालनी है, कितनी घंटे में कितना उसने सफ़र तय किया है। वैसे मेरे प्रेडिक्शन से इसका जो उत्तर आने वाला है वो आपका आएगा 62.7 किलोमीटर। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने तरीका बता दिया है। पहले आप समय निकाल लो, जितने घंटे लगे होंगे उसको उस दूरी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। पकड़ लेना उसे और लगा देना भाई। 88 का चलते हैं। देखो सीधी सा बात है, आपको 1 लाख तो बनता है इतनी मेहनत के बाद। अब ना 2 क्वेश्चन रह गए, बस 88 पे आ गए। निम्न से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ नहीं है? कौन सा संदर्भ नहीं है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए नहीं है? तो पहला, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है ना। तो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रकरण आधारित है, जिसमें प्रकरण और उपप्रकरण की व्यवस्था सर्पिल और क्रमिक तरीके से है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या एकीकृत है। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रश्न से शुरू होते हैं। तो इसमें से संदर्भ नहीं है। देखो डी वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। डी वाले में पहले कह रहा है वो प्रश्न शुरू होते नहीं, पहले वो थ्योरी समझाते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, जैसे रियलिस्टिक घटनाएं सुनाते हैं। तो डी वाला किस किस में है? डी वाला सभी में, तो दूसरा वाला तो सही हो जाएगा। ये डी खत्म, ये डी खत्म, ये डी खत्म। चलिए आगे चलते। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा आ गया है? 89। बहुत बढ़िया, 89 बहुत बढ़िया, 89। अब इसमें क्या कह रहा है वो? इसमें कह रहा है एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार के शीशे आईने के ऊपर सांस छोड़ते हुए धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? सांस लेने और छोड़ने की अवधारणा ना, बच्चों को प्रायोगिक प्रदर्शित करने की अवधारणा हो सकता है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले बच्चों को कार्यों को संकलन किया गया है। कुछ ज़्यादा लंबा ना कर दिया भाई, कुछ ज़्यादा लंबा ना कर दिया। दूसरा क्या है? बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा। तो देखो प्रायोगिक प्रदर्शन करना बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझाना। चौथे वाला उसको तो एकदम सही होगा। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास 90। देखो कर्नाटका के सीमांती राज्य कौन से हैं? अब कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका के सीमांती राज्य होते हैं भैया 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कहाँ से पढ़ के भैया तैयारी करते हैं, कहाँ ही नहीं पता, हमें पता है ना। तो कर्नाटका के कितने हैं? 6 राज्य होते हैं। अब इनमें से देख रहे हैं 6 में किस में मिल रहा है? उड़ीसा मिल रहा है, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ वाला नहीं हो सकता, 9 गलत है। आंध्र प्रदेश होता भैया, तेलंगाना होता भैया, उड़ीसा भी होता, ये वाला सही है हमारा। गुजरात वाला नहीं होगा, है ना। अब केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल भी होता है, आंध्र प्रदेश भी होता है, तेलंगाना भी होता है और उड़ीसा भी होता है। उड़ीसा नहीं होता है यार, उड़ीसा नहीं होता है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो तीसरा वाला उत्तर एकदम सही है। 90 का तीसरा लगा लो भाई, ठोक दो 30 रुपये ताली। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगे और किसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, जिसका नहीं चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा एकदम सटीक और सही। चलिए वीडियो को यही अंत करते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे और आपकी टेस्ट जरूर निकलेगा। यूपी टेट की तैयारी कर लो जल्दी फटाफट।